गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर की फील्ड में काम करती है। और आप सब लोग को पता है ये सब सेगमेंट इंडिया में काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसी कारण से हम अपनी वीडियोस में कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ फोकस रहता है बिजनेस के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हम सिर्फ फोकस रखना है बिजनेस पे कंपनी के। तो आपको ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है इन एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट करने से पहले। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप सबके पास एक एडवांटेज होगी। आप इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे, आप लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट का और दूसरा ऑप्शन होगा मेंबरशिप का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन ये लिंक और यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आपने चैनल की मेंबरशिप पहले से ले रखी होगी। एक बार दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेके इस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ और ये वीडियोस डायरेक्टली मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज थी। यहाँ पे आपके पास एक और एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अलावा मेंबरशिप का जो टैब है इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी और ये वीडियोस आपको डायरेक्टली यूट्यूब चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है तो आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। जैसे ही आप इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे आप लोग को इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, जिनके ऊपर मैंने रिसेंटली डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की हैं, वो देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं और हम किसी भी कंपनी के प्राइस और उसके चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों रिसेंटली मैंने 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की है। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक वीडियोस देखें तो यहाँ पे आपको उसका थंबनेल देखने को मिलेगा। ये वीडियो दोस्तों मैंने अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट की थी। ये एक इंपॉर्टेंट ऑटो इंसुलरी स्मॉल कैप कंपनी है। इसका हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया था। ये वीडियो तो करीबन आपको दोस्तों 49 to 50 मिनट की दिखेगी, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में आपको इस बिजनेस को एनालाइज करके दिखाया है। ये कंपनी करंटली दोस्तों 24% का मार्केट शेयर रखती है टू व्हीलर की कैटेगरी में इंडिया में। जिस स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करती है तो इंडिया में मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है कंपनी। तो अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने स्पेशली एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए पोस्ट की हैं। लेकिन ये सब ऑप्शन आपको तभी विजिबल होंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एडवांटेजेस हो गई जो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे भी देखें तो आपको काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। मैंने आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले इंडिया की जो HVAC इंडस्ट्री है, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की, इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल बताई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 4-5 दिनों पहले इंडिया की एक इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे डिफेंस और डाटा सेंटर के अंदर काम करती है, इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक दोस्तों मैंने आपके लिए इंडिया की जो PV इंडस्ट्री है, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं इनका कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। तो आप इस एनालिसिस को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इन बिजनेसेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो ये तो बात होगी दोस्तों चैनल के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा इसकी। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है यूनिमैक एयरस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये कंपनी का दोस्तों सबसे पहले हम बिजनेस का ओवरव्यू करते हैं।
तो करंटली यूनिमेक इस टाइम पे स्पेशलाइज करता है प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर। साथ में कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स सच एज एरो टूलिंग, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सब असेंबलीज और इसके अलावा इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती है कंपनी, और ये कंपोनेंट बनाना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं। तो हर कोई कंपनी इस तरह की कंपोनेंट आसानी से बना नहीं सकती है। इस बिजनेस में एंटर करना आसान नहीं है, आपको काफी लंबा टाइम चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अलावा आपको कस्टमर के साथ काफी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनियों को दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए आपकी हिस्ट्री काफी लॉन्ग होनी चाहिए इस तरह के कंपोनेंट बनाने की, तभी आपके इतने बड़े कस्टमर बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस के सेगमेंट्स को चेकआउट करते हैं। कंपनी का सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस का सेगमेंट है एरो टूलिंग का और एमआरओ टूलिंग का। इसके अंदर आपको कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई दिखेगी एरो इंजन और साथ में एयर फ्रेम टूल्स। इसके अलावा कंपनी की फैसिलिटी है इस टाइम पे KIADB, जो इस टाइम पे दोस्तों सेज है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्पेशलाइज करती है कंपनी एरो इंजन टूल्स के अंदर फॉर लीपैड एंड विटनी और साथ में रोल्स रॉयस के इंजन के लिए। इसके अलावा कंपनी एयर फ्रेम टूल्स बनाती है फॉर एयरबस और बोइंग। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, जो एरो टूलिंग और MRO टूलिंग का इसका बिजनेस है, इसके अंदर कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, रोल्स रॉयस जैसे, एयरबस जैसे और बोइंग के जैसे, जिनके लिए काम कर रही है, और काफी लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी का इनके साथ रिलेशनशिप है। तो कोई भी दोस्तों इस बिजनेस में आसानी से एंटर नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बिजनेस का, प्रिसीजन पार्ट्स का और असेंबलीज का। यहाँ पे आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई दिखेगी प्रिसीजन पार्ट्स की और असेंबलीज की फॉर न्यूक्लियर, एरो डिफेंस और इसके अलावा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये फैसिलिटी भी दोस्तों आपको बेंगलुरु के अंदर दिखेगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ब्रॉडली डिवाइड करके दिखा रखा है कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को। मैं आपको आगे चल के इसके बिजनेस सेगमेंट को और भी पार्ट्स में डिवाइड करके ज्यादा डिटेल में दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप कंपनी की कैपेबिलिटीज देखें तो यहाँ पे आपको पहली कैपेबिलिटी के अंदर हाई मिक्स, मीडियम और लो वॉल्यूम दिखेगा। दूसरी कैपेबिलिटीज की है बिल्ड टू प्रिंट। इसके अलावा कंपनी की कैपेबिलिटी यहाँ पे बिल्ड टू स्पेक। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों क्वालिफाइड जो डिलीवरी पार्ट है इसके, यहाँ पे करंटली जो टूलिंग और प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स और सब असेंबलीज के पार्ट है, इसकी कंपनी के पास यहाँ पे 3886 SKUs है, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसके अलावा अगर आप देखें आप प्रिसीजन मशीन जो पार्ट्स हैं कंपनी के, यहाँ पे कंपनी के पास इसकी 883 SKUs हैं, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी की जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी करेंटली कैटर कर रही है 7 कंट्रीज को। यहाँ पे कंपनी सर्व कर रही है दोस्तों 35 प्लस कस्टमर्स को इन 7 कंट्रीज में। अगर आप देखें कंपनी मेनली कमा रही है एक्सपोर्ट से। 89% कंपनी का जो बिजनेस आया था दोस्तों पिछले साल का, या एक्सपोर्ट मार्केट से आया था। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस टाइम पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी 70% से ऊपर का आपको US से आता हुआ दिखेगा। लेकिन कंपनी का एम है यहाँ पे अपने 89% के आसपास के एक्सपोर्ट के बिजनेस को 75% के आसपास ले जाना और डोमेस्टिक साइड से और एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप करंटली कैपेसिटी देखें इसकी, तो यहाँ पे आपको 2,39,000 स्क्वायर फीट की दिखेगी। ये स्प्रेड है अक्रॉस 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे की इंडस्ट्रीज जिनको कंपनी सर्व करती है, इसके अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दिखेगी एरोस्पेस की, फिर न्यूक्लियर की, इसके अलावा डिफेंस की, सेमीकंडक्टर्स की और एनर्जी की। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दोस्तों जो इंडिया में काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, इन सारी इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप की कस्टमर देखें तो अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रखे हैं। सबसे पहले आपको टायर 1 इंजन और टूल एजेंसी दिखेगा यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको कंपनी सप्लाई करी है। फिर इंजन OEMs के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनको कंपनी सप्लाई करी है। एयरक्राफ्ट OEMs है दोस्तों जिनको कंपनी सप्लाई करी है, जो मैंने आपको नाम दिखाया यहाँ पे, एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां। इसके अलावा कंपनी आपको MRO शॉप्स को भी सप्लाई करती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको न्यूक्लियर PSUs जो है इनको भी कंपनी सप्लाई करती हुई दिख रही है। डिफेंस जो कॉर्पोरेशन है इनको भी सप्लाई करी है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स के जो OEMs हैं, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनको भी कंपनी सप्लाई करती हुई दिख रही है। तो ये मैंने आपको दोस्तों एक बिजनेस का बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यूनिमेक की जर्नी इस टाइम पे पास से अब तक कैसी रही है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो यूनिमेक एयरोस्पेस दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 12, 2016 में। इसके बाद 2017 में इसने रिसीव किया पहला सर्टिफिकेशन AS9100D। 2018 में इसने एक्सपेंड किया अपनी कैपेसिटी को, इनकॉर्पोरेट की इसने एक सब्सिडी यहाँ पे जिसका नाम इनोमैक टूलिंग्स दिखेगा आपको। इसके बाद 2019 में दोस्तों इसने ऐड किया यहाँ पे 30,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री स्पेस। 2020 में कंपनी ने ऑन बोर्ड किया यहाँ पे बोइंग को और कॉलिंस एरोस्पेस को एज अ कस्टमर। यहाँ पे इसने स्टार्ट की दोस्तों। उसके बाद एक और फैसिलिटी आप कह सकते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी एरोस्पेस की, ये देवनाली के अंदर स्टार्ट हुई। इसके बाद दोस्तों 2021 में इसने बिजनेस को एक्सपेंड किया। इसने यहाँ पे सर्व किया क्लाइंट्स को एनर्जी और सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। 2022 में यहाँ पे विजिबल टेलमेंट जो कंपनी को दिखी। इसके बाद कंपनी ने एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की शुरुआत की
और यहाँ पे सेटअप किया अपने लिए बेस ग्रोथ का। इसके बाद 2023 में दोस्तों कंपनी ने ऐड किया यहाँ पे और एयरफ्रेम और इंजन ओईएम्स को, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। 2024 में कंपनी की लिस्टिंग हुई यहाँ पे बीएससी और एनएससी प्लेटफॉर्म में दिसंबर 31 2024 के टाइम पे। तो अभी दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए। इसके बाद अगर आप देखें कंपनी ने अपनी फैसिलिटी को एक्सपेंड किया यहाँ पे करीबन 1,80,000 स्क्वायर फीट के अंदर। अब करंटली अगर आप देखें दोस्तों, ये क्योंकि 2024 के आंकड़े थे, यहाँ पे FY25 में इनकी जो कैपेसिटी है आपको 2,13,000 स्क्वायर फीट की दिखेगी। यहाँ पे कंपनी के पास कैपेसिटी है इसको एक्सपेंड करने की 3,00,000 स्क्वायर फीट से ऊपर की। तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, अभी भी कंपनी चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकती है और भी फ्यूचर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट और इसकी फाउंडिंग टीम को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, इसके जो कंपनी के को फाउंडर है और CEO और चेयरमैन है, इनका नाम अनिल कुमार है। ये ओवरसीज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के अंदर काम करते हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ और ओवरऑल बिजनेस। इनको करंटली यहाँ पे 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने दोस्तों बीटेक कर रखा है फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस जो इनको एक्सपीरियंस है क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम करने का है। यहाँ पे CIM टूल्स के अंदर इन्होंने काम किया है। तो आप लोग को क्लियरली यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस दिख रहे हैं मिस्टर अनिल कुमार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट मेंबर है जो को फाउंडर और CFO है, इनका नाम है रामकृष्ण कमोजाला। ये ओवरसीज फाइनेंस, इन्वेस्टर रिलेशंस और कंप्लायंस फंक्शन के अंदर काम करते हैं। इनको दोस्तों और भी बड़ी एक्सपीरियंस है 24 साल का। इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे स्पेन करता है फाइनेंशियल्स के अंदर, सेक्रेटरियल फील्ड के अंदर, उसके अलावा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये मेंबर रहे हैं यहाँ पे ICAI के, इसके अलावा ICMAI के, यहाँ पे ICSI के, और इनके पास MBA डिग्री है फॉर NIMB चेन्नई। तो इनको दोस्तों यहाँ पे प्रीवियसली एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करने का और GE में काम करने का। इसके बाद आपको अगले इंपॉर्टेंट मेंबर दिखेंगे मनी पी। ये दोस्तों इस टाइम पे को फाउंडर है और हेड ऑफ कंपोनेंट और असेंबली बिजनेस है। ओवरसीज ऑपरेशंस को संभालते हैं, साथ में डिलीवरी फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे ओवर 30 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है दोस्तों बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। इनके पास बीटेक की डिग्री है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने यहाँ पे MBA किया है टोलोस से बिजनेस स्कूल से फ्रांस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इनको एक्सपीरियंस है प्रीवियसली इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करने का, और इसके अलावा इन्होंने मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और टोयोटा के अंदर भी काम कर रखा है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट मेंबर आपको दिखेंगे रजनीकांत, को फाउंडर है और चीफ ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। ये काम देखते हैं दोस्तों ओवरसीज स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव का और टेक्नोलॉजी और बिजनेस डेवलपमेंट फंक्शन का। इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे 28 साल का। इनका एक्सपीरियंस स्पेशली आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों इनके पास बीटेक की डिग्री है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से कर्नाटका के अंदर। प्रीवियसली दोस्तों MD रह चुके हैं एट नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, और इसके अलावा रॉबर्ट बॉश इंडिया लिमिटेड के अंदर भी काम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट मेंबर आते हैं प्रीतम SV। ये को फाउंडर है और हेड ऑफ टूलिंग डिवीजन है। ये ओवरसीज के अंदर काम करते हैं दोस्तों मेनली यहाँ पे एरो टूलिंग बिजनेस के अंदर। इनको दोस्तों यहाँ पे 19 साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बीटेक की डिग्री है इनके पास कर्नाटका यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा प्रीवियसली इनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे GE एरोस्पेस के अंदर काम करने का, क्वेस्ट ग्लोबल के अंदर काम करने का और विप्रो के अंदर काम करने का। तो आप देख सकते हैं जो फाउंडिंग मेंबर है कंपनी के, ये सारे के सारे आपको काफ़ी हैवीली एक्सपीरियंस दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, पहला बिजनेस सेगमेंट है कंपनी का एरो टूलिंग और MRO टूलिंग का, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मगर किस हिसाब से अलग अलग पार्ट्स बना रही कंपनी, जिनको आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एरो इंजन के टूल्स हैं जो कंपनी बनाती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में किस तरह के टूल्स दिखते हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एयर फ्रेम टूल्स बनाती है, जो दोस्तों इस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े देखे प्लेन्स के अंदर लगते हैं, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर दिखेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था टायर 1 इंजन टूल लाइसेंसी है। यहाँ पे इंजन OEMs है जिनको कंपनी सप्लाई करी है, एयरक्राफ्ट OEMs को सप्लाई करी है और MRO शॉप्स को सप्लाई करी है। बिजनेस एक्सपेंशन अगर आप हाईलाइट देखें तो यहाँ पे कैपेसिटी के अंदर आपको क्रिएटेड कैपेसिटी ऑफ 4,86,720 आवर्स की दिखेगी। यह आपको मार्च 24 से 171% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनहांस टैलेंट पूल है, ये आपको दिखेगा 636 एम्प्लॉयज़ का एज ऑफ जून 2025। इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टमर दिखेंगे करंटली 19 कस्टमर जिनको कंपनी सर्व करी है एज ऑफ जून 2025। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो बिजनेस का सेगमेंट है, इसके अंदर अगर आप ग्रोथ की स्ट्रेटेजी देखें कंपनी की, तो कंपनी का यहाँ पे फोकस है हाई वॉल्यूम और मोर कॉम्प्लेक्स टूल्स के ऑर्डर पे। यहाँ पे कंपनी इंक्रीज करना चाहिए एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसके क्लाइंट्स के साथ होते हैं। ये यहाँ पे इसके अंदर कंपनी की एक और स्ट्रेटेजी है टारगेट करने की लार्जर वॉलेट शेयर को विद क्लाइंट्स विद इंक्रीज कैपेसिटी। इसके अलावा कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों पिछले 2-3 सालों में कंपनी की कैपेसिटी किस हिसाब से इंक्रीज हुई है आगे चल के। इसके अलावा अगर आप देखें इंडस्ट्री की ग्रोथ के फैक्टर, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ग्रोथ का फैक्टर दिखेगा यहाँ पे, खासकर एरो टूलिंग के बिजनेस में इंक्रीज इन ग्लोबल एयरक्राफ्ट फ्लीट।
इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीज हो रहा है जो डिमांड में यहाँ पे एमआरओ सर्विसेज की और एमआरओ सेंटर्स की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एजिंग एयरक्राफ्ट है इनका रिप्लेसमेंट साइकिल भी काफ़ी जरूरी है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इनका रिप्लेसमेंट होगा तो आपको एरो टूलिंग और एमआरओ टूलिंग के बिजनेस में भी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो ये पहला सेगमेंट का पार्ट है बिजनेस के। अब हम चलते हैं सेकंड सेगमेंट में। सेकंड सेगमेंट आता है यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट जो है प्रिसीजन कंपोनेंट्स का और असेंबलीज का। अगर आप देखें दोस्तों इसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे प्रिसीजन पार्ट्स के, कंपोनेंट के और असेंबलीज के फॉर न्यूक्लियर, एरोस्पेस, डिफेंस और इमर्जिंग सेगमेंट्स के। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है। इसके बाद एरोस्पेस, डिफेंस और मिसाइल, सेमीकंडक्टर और अदर यहाँ पे इमर्जिंग सेगमेंट्स के लिए कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाती है जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के इस दूसरे सेगमेंट में कस्टमर है न्यूक्लियर पीएसयूज, डिफेंस कंपनीज, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट ओईएम्स। यहाँ पे अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन की हाईलाइट देखें सेकंड पार्ट में यहाँ पे यानी प्रिसीजन कंपोनेंट और असेंबली के सेगमेंट में, तो कैपेसिटी जो कंपनी की थी एक्सपेंड हुई है। यहाँ पे करीबन 298% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है मार्च 24 से। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों ऐड की थी नई फैसिलिटी 33,000 स्क्वायर फीट की Q4 FY25 में, और ये एक्सपेंडेबल है अप टू 62,000 स्क्वायर फीट। इसके अलावा अगर आप टैलेंट पूल देखें तो टोटल जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है 175 एम्प्लॉय की, ये आपको जून 2025 में दिखेगी। ये स्पेसिफिक दोस्तों इसी सेगमेंट के अंदर है जो दूसरा बिजनेस का सेगमेंट है यहाँ पे प्रिसीजन कंपोनेंट्स और असेंबली का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कस्टमर के अंदर देखें तो करंटली कंपनी सर्व कर रही है 16 कस्टमर को इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने ऑन बोर्ड किया है कस्टमर फ्रॉम डिफेंस और रोबोटिक्स मेडिकल सेगमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड सेगमेंट है प्रिसीजन कंपोनेंट और असेंबलीज का, इसके अंदर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहली कंपनी की यहाँ पे स्ट्रेटेजी है इंक्रीज करना अपनी कैपेसिटी को। साथ में इनका फोकस है कंप्लीट करने के लिए अप्रूवल प्रोसेसेस को फॉर मोर सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफाई करी है अक्रॉस इंडस्ट्रीज बाय ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स। यहाँ पे कंपनी का फोकस है दोस्तों न्यूक्लियर सेगमेंट के अंदर। प्रिपेयर करी कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए EMCCR टेंडर्स में अलॉन्ग विद न्यू प्रोजेक्ट्स बिजनेसेस। अब दोस्तों जो सेकंड सेगमेंट है इसके अंदर अगर आप देखें इंडस्ट्री के ग्रोथ के फैक्टर क्या है, तो सबसे पहला फैक्टर आपको दिखेगा ग्रोथ ऑफ एंड यूजर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज है इनके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर के अंदर आपको ग्रोइंग यहाँ पे प्रोक्योरमेंट दिख रहा है फ्रॉम इंडिया फॉर प्रिसीजन कंपोनेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे एडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स का इंडिया के अंदर, और यहाँ पे साथ में जो कैपेसिटी एडिशन होने वाला है एग्जिस्टिंग प्लांट का, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से पुश करेगा प्रिसीजन कंपोनेंट्स और असेंबलीज के बिजनेस को। ये दोस्तों मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं और एक्सटेंसिव डिटेल में इन सारे सेगमेंट्स को चेकआउट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों एरोस्पेस और कंपोनेंट असेंबली के अंदर, तो ये सेगमेंट इन्वॉल्व करता है यहाँ पे डिजाइन करने की प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग करने की, और ये सब चीज़ें करती है कंपनी यहाँ पे असेंबली प्रिसीजन कंपोनेंट्स के अंदर और सब असेंबलीज के अंदर फॉर एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस सिस्टम्स। यूनिमैक प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों यहाँ पे करंटली 2500 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स, इंजन पार्ट्स, टूलिंग जो यूज होती है मेंटेनेंस के अंदर, रिपेयर के अंदर और ओवरहॉल एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पे अगर आप कंपनी के मेजर क्लाइंट्स देखें दोस्तों इंटरनेशनल OEMs, तो आपको एयरबस दिखेगा, बोइंग दिखेगा, डेसॉल्ट एविएशन दिखेगा, उसके अलावा GE दिखेगा, रोल्स रॉयस है यहाँ पे, और इंडिया के अंदर भी आपको काफ़ी बड़े क्लाइंट्स दिखेंगे जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और यहाँ पे इसरो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रोसेसेस देखें जिनके अंदर कंपनी का फोकस रहता है, इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, कवरिंग मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली और टेस्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरोस्पेस कंपोनेंट और असेंबलीज का कंपनी का बिजनेस है, ये सेगमेंट आप कह सकते हैं। इसकी इस टाइम पे क्या रेलेवेंस है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में, तो आप कह सकते हैं कोर पार्ट है इस टाइम पे यूनिमैक की आइडेंटिटी का, क्योंकि कंपनी का दोस्तों मेजोरिटी बिजनेस इसी सेगमेंट से आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा किस हिसाब से मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है कंपनी का यहाँ से। लेकिन अगर आप देखें करंटली ये सेगमेंट लेवरेज कर रहा है इस टाइप पे हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज के कारण, तो ये कंपनी की यहाँ पे काफ़ी ह्यूज कैपेबिलिटीज है। साथ में अलाइन कर रहा है इस टाइम पे नई जो बिल्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस है, और यहाँ पे रिपेयर और ओवरऑल सपोर्ट है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी सप्लाई चेन में कंपनी के पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तभी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट है इसके बिजनेस का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का, जिसे आप GSE कह सकते हैं, और टूलिंग का। इसके अंदर अगर आप देखें ये सेगमेंट फोकस करता है प्रोडक्शन में इंजन हैंडलिंग और यहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स के अंदर, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट टूलिंग फॉर MROs और यहाँ पे लाइन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे हाईली प्रिसाइज होते हैं, नॉन मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं जो टेलर्ड किए जाते हैं यहाँ पे क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के अनुसार। यहाँ पे अगर आप देखें क्लाइंट्स, तो एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनियां दिखेंगी आपको इसके अंदर, जो रिक्वायर करती है स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और टेस्टिंग। इसके अंदर अगर प्रोसेस देखें तो ये इनकम्पास करती है यहाँ पे कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टम GSE सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के अंदर वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस देखें अगर आप,
तो ये सपोर्ट करता है यहाँ पे मेंटेनेंस को, रिपेयर को और ओवरहॉल को, और साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे यूनिमेक की जो एरोस्पेस कंपोनेंट की ऑफरिंग है इसको। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं केटर कर रहा है नीश बट क्रिटिकल मार्केट को। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपको एनर्जी और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस का दिखेगा। सबसे पहले अगर आप देखें यूनिमेक यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है अपने प्रिसीजन इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज को यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर आपको गैस और टरबाइन का बिजनेस दिखेगा। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसके अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है कंपोनेंट्स को और असेंबलीज को इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पे अगर आप क्लाइंट्स दिखें तो एनर्जी कंपनीज दिखेंगी आपको, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स दिखेंगे क्योंकि ये रिक्वायर करते हैं दोस्तों हाई प्रिसीजन पार्ट्स। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के पार्ट्स कंपनी बना रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इनकी प्रोसेस देखें जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है स्पेशली एनर्जी और सेमीकंडक्टर सोल्यूशन के अंदर, तो सिमिलर टू एरोस्पेस यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व है मशीनिंग के अंदर, फैब्रिकेशन के अंदर, और इन सबको टेलर किया जाता है यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के चलते। तो अब दोस्तों अगर आप इस सेगमेंट की जो एनर्जी सेगमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस देखें कंपनी के बिजनेस में, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है कंपनी को रेवेन्यू के टर्म्स में, क्योंकि ये दोस्तों छोटा पार्ट है अभी कंपनी के बिजनेस का। तो आप कह सकते हैं कंपनी को इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है बियॉन्ड एरोस्पेस, और यहाँ पे रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन सिंगल सेक्टर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया एरोस्पेस के मुकाबले कंट्रीब्यूशन अभी भी काफी स्मॉल है यहाँ पे एनर्जी और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस वाले फील्ड का। तो ये दोस्तों मैंने आपको तीनों सेगमेंट डिटेल में दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं ये जो सारे सेगमेंट है इन सब के अंदर जो रेवेन्यू का स्प्लिट है वो कैसा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों एरोस्पेस कंपोनेंट और असेंबलीज का, तो यहाँ से कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है करीबन 70 to 75% 2025 के आंकड़ों के अनुसार। तो आप कह सकते हैं कोर बिजनेस से करंटली कंपनी का ये सेगमेंट लाइकली डोमिनेट करेगा यहाँ पे रेवेन्यू में, आगे चल के फ्यूचर में भी। यहाँ पे कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स कर रही है ग्लोबल एरोस्पेस जायंट के साथ, ये फोकस करती कंपनी इसके अंदर। इसके कारण कंपनी के पास यहाँ पे 2500 SKUs है। साथ में दोस्तों जो ग्रोइंग डिमांड है इस टाइम पे इंडियन एरोस्पेस कंपोनेंट्स की, ये सपोर्ट करती है इस हाई लोकेशन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जो GSC और टूलिंग का बिजनेस है, यहाँ से कंपनी करीबन 15 to 20% रेवेन्यू जनरेट करी है अपने टोटल रेवेन्यू का। तो ये एक नीश सेगमेंट है दोस्तों, ये MRO और मेंटेनेंस का, लेकिन करंटली आपको ये बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये वैसे तो दोस्तों स्मॉलर मार्केट है यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो मार्केट है उसके मुकाबले, और यहाँ पे जो स्पेशलाइज नेचर है दोस्तों इस मार्केट का लिमिट करता है स्केल को। तो इस सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा स्केलिंग होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है एयरलाइंस की तरफ से और डिफेंस सेक्टर की तरफ से, इनमें लगातार यहाँ पे सपोर्ट बना रहता है और मॉडरेटली कंट्रीब्यूट करते रहेंगे फ्यूचर में भी। इसके बाद दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एनर्जी और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस का। यहाँ से कंपनी करंटली इस टाइम पे जनरेट करी है 5 to 10% अपने टोटल रेवेन्यू का, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है क्योंकि आप लोग को पता है एनर्जी और सेमीकंडक्टर दोनों की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है कंपनी को। यहाँ पे जो सेगमेंट है लाइकली स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसका जो रोल है इस टाइम पे एनर्जी और सेमीकंडक्टर के अंदर ये इमर्ज कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो क्लाइंट बेस है ये भी नैरोवर है, जिसके कारण आपको यहाँ पे अभी लोअर रेवेन्यू का शेयर देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने कंपनी के अलग अलग सेगमेंट का आपको रेवेन्यू स्प्लिट करके दिखाया किस हिसाब से कंपनी कौन सी इंपॉर्टेंट सेगमेंट से कैसे कमा रही है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटीज कंपनी की विद एफिशिएंट मशीनिंग कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ये मेनली बेंगलोर कर्नाटक में सिचुएटेड है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं इसकी। पहली जो फैसिलिटी है दोस्तों यहाँ पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है बेंगलोर में। यहाँ पे अगर आप FY25 के अनुसार देखें इसका एरिया आपको 1,50,000 स्क्वायर फीट का दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो कंपनी का प्लांट है इसका एरिया आपको FY25 में दिख रहा है 30,000 स्क्वायर फीट का। तो इस फैसिलिटी के अंदर दोस्तों जो पहला प्लांट है ये आपको पेनाया के अंदर दिखेगा, जो सेकंड प्लांट है ये आपको देवनाली के अंदर दिखेगा जनरल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसका टोटल एरिया देखें 33,000 स्क्वायर फीट का दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चेकआउट करें इसके अंदर, तो यहाँ पे कंपनी की कैपेबिलिटीज हैं डिजाइन करने की, इंजीनियरिंग करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की, फैब्रिकेशन की, स्पेशल प्रोसेस भी करती है कंपनी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करती है, असेंबली करती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी काम करती है यहाँ पे टर्निंग के अंदर, मिलिंग के अंदर, डबल कॉलम मिलिंग के अंदर, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज के अंदर, मशीनिंग और ग्राइंडिंग के अंदर। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोसेस है जो कंपनी करती है यहाँ पे, इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे पेंटिंग, पॉलीमर बेस्ड कोटिंग, साथ में हीट ट्रीटमेंट और एनोडाइजिंग भी करती है थ्रू थर्ड पार्टी वेंडर्स। यहाँ पे असेंबली की कैपेबिलिटीज के अंदर अगर आप देखें इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबलीज सच एज इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन फिट्स, कॉइल असेंबलीज, स्मूथ सीलिंग एप्लीकेशंस। इसके बाद टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के अंदर कंपनी के अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे लोड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज, हीलियम लीक टेस्टिंग, NDT टेस्ट लाइक अल्ट्रासोनिक टेस्ट और ड्राइव मैकेनिकल टेस्टिंग। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के अंदर कंपनी की कैपेबिलिटीज दिख रही हैं अलग अलग पार्ट में। जॉब मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, स्पेशल प्रोसेस हो गई, असेंबली की कैपेबिलिटीज हो गई या टेस्टिंग कैपेबिलिटीज हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो इसकी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के अंदर कैपेसिटी थी ये किस हिसाब से आपको डेवलप होती हुई दिख रही है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे दिख रहा है।
सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की फैसिलिटी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बेंगलोर में, यहाँ पे अगर आप देखें FY23 में पर्टिकुलरली इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी आवर्स के टर्म्स में ये आपको 81,930 आवर्स की दिखेगी। और ये FY23 के आंकड़े हैं दोस्तों। तो FY23 में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था कंपनी का ये 94.52% का था। FY24 में दोस्तों कैपेसिटी बड़ी काफ़ी, देखिए 81,930 से इंक्रीज होके 1,79,000 की हुई। और यूटिलाइजेशन यहाँ पे भी काफ़ी हाई था, 93% का था। तो डिमांड यहाँ पे भी काफ़ी हाई दिख रही थी आपको। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी एक्सेप्शनल तरीके से कैपेसिटी और बढ़ती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं 3 सालों के अंदर कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ के हो गई है 81,930 से 4,86,720। ये दोस्तों अगर आप देखें 3 साल के अंदर लगभग करीबन 490 to 500% का इंक्रीज है। तो जब कंपनी की कैपेसिटी इतनी बड़ी तरीके से बढ़ेगी तो यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने में भी टाइम लगेगा। तो करंटली जो कंपनी का आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये 58% के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी की कैपेसिटी पिछले 3 सालों में दोस्तों लगभग यहाँ पे आपको 5 टाइम्स बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे Q1 FY26 के आंकड़े देखें तो यहाँ पे भी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 58% के आसपास का ही दिख रहा है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर करना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में Q3 Q4 में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा रहता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट जो प्लांट है यहाँ पे पेनेया और देवनाली के अंदर जो जनरल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है बेंगलोर में, इसके अंदर अगर आप कैपेसिटी देखें तो FY23 में 43,170 की थी। यहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन 94% का देखने को मिल रहा था। FY24 में 43,000 की थी, यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ा था 95% का हो गया था। लेकिन FY25 में ये 43,000 से बढ़ के हो गई थी 1,47,000 और यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपको 54% का होता हुआ दिखा। करंटली दोस्तों Q1 में यूटिलाइजेशन थोड़ा बढ़ा है। Q1 FY26 में ये यूटिलाइजेशन आपको बढ़ के यहाँ पे 54% से 57% जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी दोस्तों यूटिलाइजेशन इंक्रीज होने में टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी एक्सेप्शनल स्पीड से बढ़ी है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर। तो ये मैंने आपको एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटीज और यहाँ पे कितना एफिशिएंट कंपनी का यूटिलाइजेशन है ये चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक और नए इनिशिएटिव कंपनी के। तो कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है दोस्तों, कंपनी यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर फोकस कर रही है। तो पहले इनिशिएटिव के अंदर दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करती हुई दिख रही है धेया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया है 30% स्टेक धेया इंजीनियरिंग के अंदर। और ये एक्सक्लूसिव दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है यहाँ पे प्रोडक्शन करने का माइक्रो गैस टर्बाइंस फॉर इंजन डेवलपमेंट बाय धेया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी यूनिमैक, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं ऑर्डर फॉर सब सिस्टम्स। इसके अलावा यहाँ पे M&A अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी एक्सप्लोर कर रही है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज अलाइन करेंगी लॉन्ग टर्म विजन के साथ, इनके ऊपर कंपनी फोकस करेगी। कंपनी इवेल्युएट कर रही है यहाँ पे टारगेट्स और कंपनी देख रही है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल सिनर्जीज जहाँ पे कंपनी को दिखती हैं उसके अंदर कंपनी फोकस करेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ और नए इनिशिएटिव हैं जिनमें कंपनी का फोकस है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है अपनी प्रेजेंस को USA के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ये ऑनबोर्ड करिए नए कस्टमर्स को, इंक्रीज करिए अपने वॉलेट शेयर को विद एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इवेल्युएट करिए एस्टेब्लिश करने के लिए वेयर हाउसेस को ग्लोबल कंट्रीज में, रिड्यूस करने के लिए अपने लीड टाइम को और इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर डिमांड्स। इसके अलावा यहाँ पे कोलेब्रेशन है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, इन पे भी कंपनी फोकस करी है सर्व करने के लिए यहाँ पे कस्टमर्स को मोर इफेक्टिवली और रिड्यूस करने के लिए लीड टाइम यहाँ पे एक्सेस कर पाए, जिससे कंपनी नई मार्केट्स को और मीट कर पाए स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट को। तो ये कंपनी की दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो मैंने आपको चेकआउट कराई। यहाँ पे पहली स्ट्रेटेजी थी एक्विजिशन करने की जो कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली किया है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है। तो सबसे पहले की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी आपको दिखेगी मार्केट का डेवलपमेंट। कंपनी एनहांस करी यहाँ पे अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को स्ट्रेटेजिक रीजन में, जिसके कारण यहाँ पे एनरिच कर पा रही है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को और एग्जिस्टिंग क्लाइंट एक्सपेंड करिए अपनी रीच को डिफरेंट मार्केट्स में। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्केट का पेनिट्रेशन है कंपनी इसके अंदर भी फोकस करी है। कंपनी यहाँ पे कैप्चर करना चाहिए हायर मार्केट शेयर को और इंक्रीज करना चाहिए अपने वॉलेट साइज को फ्रॉम करंट कस्टमर्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखें तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे MRO इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है एयरक्राफ्ट फ्लीट के अंदर, अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंपनी यहाँ पे फोकस करिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे देयर बाय एनहांस कर दी कंपनी अपनी एबिलिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपोनेंट फॉर न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर रोबोटिक्स, जो यहाँ पे हाई मिक्स और लो वॉल्यूम कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी इसके अंदर भी फोकस करी है। कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का करंटली यहाँ पे 89 to 90% बिजनेस एक्सपोर्ट से आ रहा है, लेकिन कंपनी का फोकस है आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को यहाँ पे 75% तक एक्सपोर्ट पे ले जाए और डोमेस्टिक बिजनेस को 25% पे लाके इंक्रीज करे। इसके अलावा लास्ट स्ट्रेटेजी है कंपनी की यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की। फोकस करी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ में अंडरटेक करके यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और पार्टनरशिप विद कस्टमर्स।
अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों क्वार्टरली हाइलाइट्स Q1 FY26 की, तो कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है यहाँ पे, जो अनिल कुमार चेयरमैन है कंपनी के और मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि FY26 यहाँ पे स्टडी रूप से शुरुआत हुई थी इसकी। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये आपको 630 मिलियन इंडियन रुपीज के दिखे थे। यहाँ पे कंपनी का मेनली फोकस था Q1 में मार्जिन के मैनेजमेंट पे और डिलीवर करने के लिए ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे 66% के। यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन थे दोस्तों, ये आपको 31% के दिखे थे, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अलाइन करते हैं इनकी गाइडेंस के साथ। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे Q1 FY26 में ऐड किया था 3 नए कस्टमर्स को। ये ड्रिवन था बाय स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट और कंटिन्यूस मोमेंटम फ्रॉम लास्ट ईयर। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है इनकी बिल्ड करने की रेजिलिएंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस, ये यील्ड करिए रिजल्ट विद ग्रोइंग प्रेजेंस यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर फॉर टायर 1 और OEM क्लाइंट्स की अक्रॉस एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर। साथ में यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि इंप्रूव कर रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये काफी की पार्ट रहेगा इस टाइम पे नियर टर्म में, और इनकी प्रायोरिटी भी रहेगी है यहाँ पे एक्टिवली दोस्तों इस टाइप पे एंगेजमेंट कर रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी ऑर्डर बुक को, जिसको मेनली सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के द्वारा, OEM कंपोनेंट्स के द्वारा। और ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पे इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए और वेल पोजिशन देख रहे हैं अपने को यहाँ पे ड्राइव करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू द ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्योरली आंकड़ों के टर्म्स में देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 FY26 के मुकाबले Q1 FY25 में, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको 6% का जंप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें, तो यहाँ पे आपको मार्जिन थोड़ा नीचे जाते हुए दिख रहे हैं 43% से 31% के। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें, तो 34% से आपको 26% के जाते हुए दिख रहे हैं। तो पहले क्वार्टर दोस्तों स्टडी रहा है, कंपनी का इस टाइप पे फोकस है आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करने का, क्योंकि कंपनी की जो गाइडेंस थी दोस्तों कंपनी ने अभी भी मेंटेन कर रखी है। तो हम आगे चेकआउट करेंगे कंपनी की गाइडेंस को। पहले हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ओवर द ईयर्स कंपनी के यहाँ पे मार्जिन कैसे रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें पिछले 4-5 सालों से जो कंपनी की मार्जिन है 37 से 35% के आसपास दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी ने अपने मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। ये मार्जिन दोस्तों आपको पिछले 3 साल के 37%, 38% और 38% के दिखेंगे, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 35% के दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखें दोस्तों, इनमें भी आपको काफी अच्छा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 23 करोड़ से 58 करोड़, फिर 83 करोड़, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 82 करोड़। तो हमें यहाँ पे देखना है Q2 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हाइलाइट्स दे रखी हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखें, यहाँ पे सारे रेवेन्यू इस टाइम पे इंडियन रुपीज में दे रखे हैं, मिलियन रुपीज में। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें कंपनी के रेवेन्यूज का, तो FY22 से लेकर FY25 तक कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इस टाइम पे रेवेन्यू का, ये 88.4% का है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें, तो यहाँ पे आपको इसमें भी काफी बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 21% से इंक्रीज होकर करंटली 38% के आसपास आ चुके हैं। और यहाँ पे कंपनी का एबिटा 77.3 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 920 मिलियन रुपीज का हो चुका है। इसके बाद उस यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसके मार्जिन आपको 9% से इंक्रीज होकर 24%, 27% और करंटली यहाँ पे 31% जाते हुए दिख रहे हैं FY25 में। और यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 33 मिलियन रुपीज से 228 मिलियन रुपीज, 581 मिलियन रुपीज और यहाँ पे 834 मिलियन रुपीज का होते हुए दिख रहा है। तो ये सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं। इसके अलावा दोस्तों FY25 के मुकाबले अगर आप खाली यहाँ पे Q1 को मिलाएं, तो Q1 में आपको हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है यहाँ पे ROCE और ROE दोनों में। यहाँ पे 33 से गिर के 23.7 का हो चुका है और 25.2 से गिर के 14.2 का हो चुका है। इसके बाद अगर आप फिक्स एसेट टर्नओवर देखें, तो यहाँ पे 2.3 टाइम्स का था FY25 में और Q1 में 2.2 टाइम्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके यहाँ पे वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैप है 4876 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का भी 59.5 का है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये हायर पी कमांड करती है। तो इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे जो पी देखेगा, यहाँ पे एवरेज इसका 70.4 का दिखेगा। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको जनरली इस इंडस्ट्री का हायर दिखता है। तो अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो उसके मुकाबले पी आपको थोड़ा नीचे का दिख रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ROCE देखें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको 22.2% का दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9% का। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 88.4% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 183% की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व काफी एक्सेप्शनल तरीके से बढ़े हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजर्व देखें 23 में 48 करोड़ के थे, उसका 24 में 87 करोड़ के हुए और करंटली 643 करोड़ के हो चुके हैं। ये दोस्तों आंकड़े यहाँ पे आपको मार्च 25 के दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की बोरिंग सबको हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है 30 करोड़ से 84 करोड़, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की रिजर्व है काफी स्ट्रॉग है, तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिक्स एसेट में इंक्रीज आया है क्योंकि कंपनी लगातार कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया
पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने एक्सेप्शनल तरीके से कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। 52 करोड़ से कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट इंक्रीज होकर इस साल यहाँ पे 162 करोड़ के हो गए हैं। तो बैलेंस शीट भी आपको कंपनी की हेल्दी दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोज को। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पिछले 4 सालों से पॉजिटिव दिखेगा, जो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 22 में 2 करोड़ का था, मार्च 23 में 1 करोड़ का था, 24 में यहाँ पे 47 करोड़ का हुआ और यहाँ पे मार्च 25 में अभी तक हाईएस्ट है 81 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है ये भी आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मार्च 24 में यहाँ पे 5 करोड़ के थे और करंटली मार्च 25 में 135 करोड़ के हुए हैं। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और साथ में नेट कैश फ्लो ये दोनों आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज कंपनी के। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें दोस्तों तो लगातार आपको पिछले 3 साल से घटते दिख रहे हैं। इन्वेंट्री डेज यहाँ पे आपको करीबन मार्च 23 में 300 डेज के दिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको 165 डेज के होते हुए दिखे और करंटली मार्च 25 में डिक्रीज होकर 136 डेज के हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इसमें भी लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। 295 डेज से डिक्रीज होकर 141 डेज का हुआ और करंटली मार्च 25 में अभी तक का लोएस्ट है 108 डेज का। इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी बहुत बड़े तरीके से लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। 100 डेज से डिक्रीज होकर यहाँ पे 83 डेज का हुआ और करंटली 48 डेज का हो चुका है। तो वर्किंग कैपिटल डेज आपको इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आरओसी काफी हाई था मार्च 24 में, तो इसमें आपको डिप देखने को मिल रहा है 75% से 22% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों अभी कंपनी की नई लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग काफी हैवी दिखेगी 79.82% की, जो जून 2025 में भी मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे FIS की होल्डिंग देखें तो हल्का सा डिक्रीज आया है 0.44% से 0.16% का। यहाँ पे DIS की होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिख रही है 7.76% से 6.41%। हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों इस बार के जो Q2 के रिजल्ट आते हैं इसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरह का चेंज आता है। तो ये दोस्तों हमने डिटेल में चेकआउट किए कंपनी के वैल्यूएशन, इसकी बैलेंस शीट, इसके कैश फ्लोज और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो है कंपनी की कॉन कॉल और मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे इंडस्ट्री और पॉलिसी बैकड्रॉप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों जो सेक्टोरल टेलविंड्स है यहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसी का पुश है डोमेस्टिक एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर विद स्ट्रीमलाइन सर्टिफिकेशन और प्रोटोकॉल्स या एक्सपेंड कर रहा है R&D इनिशिएटिव्स को। तो गवर्नमेंट की इंटेंट है यहाँ पे इंडिया को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की और यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के अंदर काफी टेंजिबल अपॉर्चुनिटीज भी दिखने लग गई हैं। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है जो OEM सोर्सिंग है ये शिफ्ट हो रही है। नोटेबली यहाँ पे बोइंग की जो एनुअल सोर्सिंग है फ्रॉम इंडिया ये ग्रो हुई है यहाँ पे फ्रॉम $250 मिलियन टू $1.25 बिलियन और ये आपको 10 साल के पीरियड के अंदर होता हुआ दिखा है, यानी एक डेकेड से भी कम टाइम में आपको यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल तरीके से जो बोइंग की एनुअल सोर्सिंग है ये इंडिया की तरफ से इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों यहाँ पे राइजिंग कॉन्फिडेंस इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एविएशन सेक्टर की ग्रोथ भी हो रही है। इंडिया इस टाइम पे 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है ग्लोबल लेवल पे विद 7.7 मिलियन जॉब्स और यहाँ पे 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैसेंजर ट्रैफिक के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे दोस्तों 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में और कई एयरपोर्ट्स इस टाइम पे अभी पाइपलाइन में है जो आपको आगे चल के बनते हुए दिखेंगे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ने बिजनेस डेवलपमेंट और ऑर्डर बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन किया कंपनी ने जिसे मैंने आपको चेकआउट कराया था और साथ में 3 नए कस्टमर जोड़े हैं Q1 FY26 में डिफेंस के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेडिकल रोबोटिक्स में। तो टोटल कंपनी के कस्टमर यहाँ पे आपको 35 होते हुए दिख रहे हैं। एडिशनली जो नए कस्टमर है दोस्तों इन्होंने इंक्वायरी की है मेनली एरोस्पेस और डिफेंस के फील्ड में। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी अपडेट्स दी हैं। यहाँ पे 381 नई SKUs यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्वालिफाइड हुई हैं Q1 में, टेकिंग टोटल डिलीवर टू 4769 एज ऑफ जून 25। इसके अलावा यहाँ पे इंजन स्टैंड्स हैं दोस्तों, ये भी सिक्योर की कंपनी ने यहाँ पे नए हाई वैल्यूड ऑर्डर और इंजन स्टैंड्स का कंपनी प्रोडक्शन करती हुई दिखेगी आपको। ये प्रोडक्शन शुरू होगा यहाँ पे Q2 से और जो डिलीवरी है एक्सपेक्ट की जा रही है Q3 और Q4 में। तभी मैंने आपसे कहा दोस्तों आपको ट्रैक करना है यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनी Q3 और Q4 में कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है। इसके अलावा कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दोस्तों स्टैंड करती है यहाँ पे 81 करोड़ के आसपास एज ऑफ जून 2025। ये आपको लोअर दिखेगी प्रीवियस क्वार्टर से, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है लार्जर इनफ्लो Q2 और Q3 से, स्पेशली एरो टूलिंग के अंदर और प्रिसीजन सेगमेंट के अंदर। तो ये मैंने आपको बिजनेस डेवलपमेंट और ऑर्डर बुक दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी से रिलेटेड रिस्क को। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है जो टैरिफ की हेडविंड्स है और जो रिस्क मैनेजमेंट है इस पे कंपनी फोकस करी है। जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया था इनका जो मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, उसमें भी आपको 70% से ऊपर का US से आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टैरिफ की अनसर्टेनिटीज है दोस्तों ये अभी भी काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कंपनी के लिए। यहाँ पे ऑनगोइंग जो टैरिफ के डिस्कशन है यहाँ पे फाइनलाइजेशन लगातार शिफ्ट हो रहा है
क्योंकि आपको पता है इंडिया के बीच में और यूएस के बीच में जो बातचीत हो रही है वो लगातार आगे को शिफ्ट होती जा रही है। तो मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ से पॉजिटिव देख रहा है। यहाँ पे कस्टमर की स्टिकनेस है क्योंकि बिजनेस में कंपनी के, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मैनेजमेंट देख रहा है वो मार्जिन का कंप्रेशन देख रहा है। तो ये पोटेंशियल दोस्तों इंपैक्ट कर सकता है। अगर टैरिफ यहाँ पे आपको आगे चल के काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिखे तो आपको कंपनी के मार्जिन यहाँ पे कंप्रेस होते हुए दिख सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कर रखा है जो टैरिफ है इसका बेयरिंग यहाँ पे सेल्स पे जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे स्लोअर शिपमेंट में, क्योंकि कंपनी का जो कस्टमर है यहाँ पे प्ले आउट करना चाह रहा है टैरिफ के इम्पैक्ट को थ्रू ड्रॉप शिपिंग। इसके अलावा दोस्तों जो 70% ऑफ गुड्स इस टाइम पे शिप किया रहे हैं नॉन यूएस एंड कस्टमर्स में, यहाँ पे ड्रॉप शिपमेंट्स आपको मिनिमाइज करते हुए दिखेंगे टैरिफ के इफेक्ट्स को। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों की कंपनी को यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग करनी पड़े अपने कस्टमर के साथ, अगर रिक्वायरमेंट आती है तो ये इम्पैक्ट कर सकती है ग्रॉस मार्जिन को, क्योंकि कंपनी दोस्तों अपने कस्टमर को तो छोड़ेगी नहीं, अपने मार्जिन पे इम्पैक्ट लेना कंपनी ज़्यादा इस टाइम पे पसंद करेगी कस्टमर को छोड़ने से ज़्यादा। इसके अलावा मैनेजमेंट यहाँ पे अभी भी कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म मिटिगेट करने के लिए और साथ में कस्टमर की रिटेंशन को मेंटेन करने के लिए ड्यू टू हाई ट्रस्ट और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बैरियर है इनके कारण। जैसे मैंने आपको दिखाया है बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियां जो इनके यूनिमैक्स से काफ़ी पुराने रिलेशनशिप है, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कस्टमर को स्विच नहीं किया जाता, क्योंकि यूनिमैक्स जैसी कंपनी को दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस है काफ़ी हाई क्वालिटी के कंपोनेंट बनाने का, तो बड़ी कंपनियां इन्हीं से लेना पसंद करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिमांड के आउटलुक को लेकर भी मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि इन्हें यहाँ पे कोई भी विजिबल डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो शिपमेंट का शेड्यूल है ये डिले हो सकता है, क्योंकि अभी कस्टमर्स यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं टैरिफ के अनसर्टेनिटीज को। तो आप लोग को दोस्तों आने वाले मंथ्स में ट्रैक करना है कि किस हिसाब से यहाँ पे टैरिफ का डेवलपमेंट होता है। अगर इंडिया और यूएस के बीच में अच्छी डील स्टक हुई इस टाइम पे टैरिफ से रिलेटेड, तो यहाँ पे हैवी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में आपको ज़्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे हेडविंड्स और रिस्क मैनेजमेंट चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं गाइडेंस और आउटलुक को। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों FY26 की जो गाइडेंस है ये इन्होंने मेंटेन कर रखी है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 में जो रेवेन्यू की ग्रोथ है आपको 35 से 40% की दिखेगी। जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ पे Q1 में जो ग्रोथ हुई है खाली 6% की हुई है। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि आपको आने वाले 3 क्वार्टर में ये ग्रोथ इंक्रीज होती हुई दिखेगी और टोटल जो ग्रोथ होगी FY26 में आपको 35 to 40% की दिखेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो H2 होगा ये मच स्ट्रॉन्गर होगा ड्यू टू पाइपलाइन कन्वर्जन। इसके अलावा पे जो है बिटा मार्जिन है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है मार्जिन 30 से 32% के फॉर FY26। यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन दोस्तों पॉसिबल है टैरिफ के चलते, लेकिन ये तभी होगा जब टैरिफ काफ़ी सीवियर होंगे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एफिशिएंसी इनिशिएटिव लिया है, जैसे सोलर पावर के, कर्नाटका ADP एनर्जी कॉस्ट बेनिफिट का, सप्लाई चेन की नेगोशिएशन का, यहाँ पे ऑफसेट कर सकता है टैरिफ से रिलेटेड जो यहाँ पे डैमेज देखने को मिलेगी उसको, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें पूरी तरीके से आने वाले क्वार्टर्स में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट के इनिशिएटिव में कंपनी का कहना है कि कंपनी वाइड जो ड्राइव है इस टाइम पे एफिशिएंसी को लेके और साथ में लीन फाइनेंशियल्स को लेके इन्होंने स्टार्ट कर दिया जुलाई से। इनका फोकस है यहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स में और कॉस्ट सेविंग्स में। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी दोस्तों करंटली 100 से 110 डेज का डिले है, एक्सपेक्ट किया रहा है राइज करेगा यहाँ पे 150 to 160 डेज। जैसे जैसे आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्केल करते हुए दिखेंगे हायर आपको इन्वेंट्री और साइकिल टाइम बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है आपको स्टेबलाइज होती दिखेगी 20 से 22% के आसपास में, और इवेंचुअली आपको आने वाले टाइम में डिक्रीज होती दिखेगी 14 to 16% जैसे जैसे यहाँ पे स्केल इंप्रूव करेगा। मैंने आपको दोस्तों पहले चेकआउट कराया था 50 से 54% के आसपास कंपनी की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है। तो यूटिलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा स्केल करेगी कंपनी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता दिखेगा बाकी के मैट्रिक्स में भी। तो ये दोस्तों मैनेजमेंट की गाइडेंस थी और कमेंट्री थी जो इन्होंने यहाँ पे Q1 FY26 की कॉन कॉल में दी थी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने अपनी वीडियोस में कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, और ना ही दोस्तों हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन है। आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको इन वीडियोस को सिर्फ बिजनेस एनालिसिस के लिए देखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।